लास्ट वीडियो में हमने सोक्रेटिस की लाइफ इन फिलॉसफी को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम प्लेटो की फिलॉसफी को समझेंगे। प्लेटो की फिलॉसफी पर कई लेक्चर्स होंगे, शायद 3 से 4 वीडियोस बन सकती हैं और इस वीडियो में हम प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी को डिस्कस करेंगे। एपिस्टेमोलॉजी एक फैंसी नेम है थ्योरी ऑफ नॉलेज के लिए। नॉलेज क्या है और क्या नॉलेज पॉसिबल है और हम नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं, ऐसे जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब थ्योरी ऑफ नॉलेज में आते हैं और थ्योरी ऑफ नॉलेज को एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। और आप जानते हैं कि सोक्रेटिस की डेथ हुई थी 399 बीसी में, और जब सोक्रेटिस की डेथ हुई तो प्लेटो सिर्फ 30 साल के थे और सोक्रेटिस की डेथ ने प्लेटो की लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। सोक्रेटिस की डेथ के बाद प्लेटो ने अपनी पूरी लाइफ फिलॉसफी के लिए डिवोट कर दी, फिलॉसफी के लिए समर्पित कर दी। और प्लेटो की नज़र में सोक्रेटिस सबसे अच्छे पर्सन थे, सबसे बेस्ट पर्सन थे। उनका जो डायलॉग है फीडो के नाम से, उसमें प्लेटो लिखते हैं कि सोक्रेटिस सबसे बेस्ट, सबसे वाइज और सबसे जस्ट पर्सन है और ऐसे पर्सन का आज अंत हो गया है। प्लेटो और उनके दोस्तों ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि कैसे भी करके हम सोक्रेटिस को बचा लें, कैसे भी करके सोक्रेटिस की जो डेथ पेनल्टी है उसको माफ़ करवाया जा सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। और सोक्रेटिस की डेथ के बाद ये जो क्वेश्चन है ये उनके माइंड में हमेशा से उनको परेशान करता रहा कि ये कैसी सोसाइटी है जिसने सोक्रेटिस जैसे एक अच्छे पर्सन को मार दिया। और सोक्रेटिस का जन्म हुआ था 428 बीसी में, 28 या 27 बीसी में। और प्लेटो की फैमिली एथेंस की सबसे रिच फैमिलीज में से एक थी, एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी। और प्लेटो को ट्रेन किया गया था एक पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए, इस तरह से उनको एजुकेट किया गया था। लेकिन सोक्रेटिस की डेथ के बाद प्लेटो का माइंड पूरी तरह से डाइवर्ट हो गया, उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और वेस्टर्न फिलॉसफी में प्लेटो का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और कहते हैं कि फिलॉसफी की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो प्लेटो ने कहीं ना कहीं डिस्कस ना किया हो या प्लेटो ने उस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं टच ना किया हो। एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर हैं A.N. वाइटहेड के नाम से, जो कहते हैं कि यूरोपियन फिलॉसफी में जो भी विचार किया गया है वो कहीं ना कहीं आप प्लेटो से लिंक कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि यूरोपियन फिलॉसफी जो है वो प्लेटो की फिलॉसफी की एक कंटिन्यूटी है। प्लेटो ने जिन प्रश्नों पर विचार किया उन्हीं प्रश्नों पर आगे विचार करने से यूरोपियन फिलॉसफी जो है वो डेवलप हुई है। और प्लेटो के एक स्टूडेंट थे एरिस्टोटल के नाम से, उनका भी इन्फ्लुएंस प्लेटो की तरह ही था, प्लेटो के जैसा ही उनका इन्फ्लुएंस था। और हम लूज सेंस में ये कहते हैं कि जो भी वेस्टर्न फिलोसफर हैं वो या तो एक प्लेटोनिस्ट हैं या फिर एक एरिस्टोटेलियन है। और सोक्रेटिस की डेथ के बाद प्लेटो कई देशों की यात्रा करते हैं और 387 बीसी में एथेंस में एक स्कूल ओपन करते हैं और उनके स्कूल का नाम होता है एकेडमी। ये नाम एक ग्रीक हीरो एकेडेमिस के नाम पे होता है। एक्चुअल में प्लेटो का जो स्कूल है ये एकेडमी, ये एथेंस के अंदर नहीं होता, ये एथेंस के बाहर होता है, आउटसाइड द सिटी वॉल्स। एथेंस के बाहर एक गार्डन या एक जंगल जैसी जगह होती है जो किसी टाइम में ग्रीक हीरो एकेडेमिस की जगह थी, और उस जगह पर प्लेटो जो है अपना स्कूल ओपन करते हैं और इसीलिए उस स्कूल को एकेडमी कहा जाता है। और प्लेटो ने अपनी बाकी लाइफ जो है फिलॉसफी टीच करने में लगा दी। 348 या 47 में उनकी डेथ हो जाती है और उन्होंने अपनी लाइफ में फिलॉसफी पर 30 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी। और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास उनकी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, जो भी बुक्स उन्होंने लिखी हैं वो सारी की सारी हमारे पास अवेलेबल हैं और ट्रांसलेटेड हैं। और उनकी सबसे ज़रूरी बुक है द रिपब्लिक। ये बुक उनकी सबसे ज़रूरी बुक है। अगर आप प्लेटो की फ़िलॉसफी को समझना चाहते हैं तो ये बुक रीड करना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप उनकी फ़िलॉसफी को नहीं समझ सकते। इस बुक को भी हम डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में, या फिर शायद इसी वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। प्लेटो के टाइम में परमेनाइडिस, हेराक्लिटस, डेमोक्रिटस और सोफिस्ट, इनकी जो फिलॉसफी थी ये ट्रेंड में थी। परमेनाइडिस का वन और हेराक्लिटस का फ्लक्स, ये दोनों फिलॉसफीज़ एक दूसरे से अपोजिट नज़र आती थी। और डेमोक्रिटस का एटोमिज्म हमने डिस्कस किया था,
जिसमें मोरालिटी, एथिक्स और रिलीजन के लिए कोई जगह नहीं थी। और सॉफिस्ट में जो प्रोटागोरस थे वो कहते हैं कि मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, मनुष्य ही हर बात का पैमाना है। तो वो रिलेटिविज्म को प्रमोट कर रहे थे। और दूसरे सॉफिस्ट थे गॉर्गियास के नाम से, वो कहते हैं कि नथिंग इज ट्रू, कुछ भी सच नहीं है। तो वो स्केप्टिसिज्म को प्रमोट कर रहे थे। और साथ ही फिजिक्स और नोमोस की भी कंट्रोवर्सी चल रही थी। और इसी कन्फ्यूजन के बीच एक ऑनेस्ट पर्सन सॉक्रेटिस, जो ट्रुथ को फाइंड करने की कोशिश में लगे थे, और उनकी इसी कोशिश की वजह से एथेंस की कोर्ट उन्हें मौत की सज़ा दे देती है, उन्हें डेथ पेनल्टी दे देती है। और प्लेटो भी सॉक्रेटिस की इस सर्च को आगे ले जाना चाहते थे। वो भी इस ट्रुथ को फाइंड करना चाहते थे जिसको सॉक्रेटिस खोज रहे थे। और वो भी सॉक्रेटिस की तरह एथिकल क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। लेकिन सॉक्रेटिस के अंत ने उन्हें यह बता दिया था कि जब तक सोसाइटी में, जब तक स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, तब तक अच्छे लोगों का रह पाना बहुत मुश्किल है। जब तक स्टेट और सोसाइटी इंप्रूव नहीं हो जाते, तब तक एक ऑनेस्ट पर्सन, एक गुड पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन होते हुए भी वो सबसे पहले स्टेट एंड सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। वो जानना चाहते हैं कि एक गुड स्टेट, एक गुड सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। अगर आप उनसे पूछें कि एक गुड स्टेट या सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, तो वो कहेंगे एक गुड स्टेट वो स्टेट है जहाँ पर एक गुड पर्सन एक गुड लाइफ जी सकता है। और गुड स्टेट का आइडिया शेयर करने से पहले उन्हें यह भी प्रूव करना था कि गुडनेस नाम की कोई चीज़ होती है। जैसे सॉफिस्ट कहते हैं कि गुडनेस एक नोमोस है। गुडनेस और बाकी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो सिर्फ नोमोस हैं, कन्वेंशन है जो सोसाइटी डिसाइड करती है। ये कोई रियल ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है, ये बस सोसाइटी का बनाया गया एक कस्टम है, रिचुअल है। लेकिन सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो सॉक्रेटिस एक बुरे पर्सन थे। 500 में से 280 लोगों ने सॉक्रेटिस को दोषी बताया था। लेकिन प्लेटो फिर भी ये जानते थे कि सोसाइटी का ये जो डिसीजन है ये रॉन्ग है। वो जानते थे कि सोसाइटी का ये जो ओपिनियन है, ये जो बिलीफ है, ये सच को नहीं बदल सकता। और लेकिन उन्हें इस बात को प्रूव करना था। और इसी पॉइंट से प्लेटो की फिलॉसफी जो है शुरू होती है। और ये पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले प्लेटो ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि नॉलेज पॉसिबल है। और ये प्रूव करने के लिए उन्हें रिलेटिविज्म और स्केप्टिसिज्म को रिफ्यूट करना होगा। ये कंसेप्ट हमने सॉफिस्ट फिलॉसफी में डिस्कस किए थे। अगर आप फिलॉसफी के लिए सीरियस हैं तो आपको पहले का कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है, आपको सभी लेक्चर्स देखने हैं। क्योंकि फिलॉसफी एक कम्युलेटिव डिसिप्लिन है। इट मीन्स हर फिलॉसफी उससे पहले की जो फिलॉसफी है उससे बिल्ड होती है। प्लेटो भी अपने टाइम के और उनसे पहले के जो आइडियाज़ थे उनको स्टडी कर रहे हैं, उनको एनालाइज कर रहे हैं, और उन्हीं आइडियाज़ के बेस पर अपनी फ़िलॉसफी को बिल्ड कर रहे हैं। अगर आप सभी लेक्चर्स नहीं देख रहे हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और ना ही मैं आपको कुछ समझा पाऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लेक्चर्स को देखिए। तो प्लेटो के सामने सबसे फर्स्ट चैलेंज ये प्रूव करना था कि नॉलेज इज़ पॉसिबल, और इसके लिए रिलेटिविज्म और स्केप्टिसिज्म को रिफ्यूट करना ज़रूरी था। तो पहले रिलेटिविज्म को रिफ्यूट करने के लिए प्लेटो क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं वो देखते हैं। प्रोटागोरस कहते हैं कि मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, यानी जो आपको लगता है वो आपके लिए सच है, और जो मुझे लगता है वो मेरे लिए सच है। अगर आपको हवा ठंडी लग रही है तो आपके लिए हवा ठंडी है, और अगर मुझे हवा गर्म लग रही है तो मेरे लिए हवा गर्म है। ये आपको याद होगा। और एक्चुअल में हवा कैसी है इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है। इसलिए हमारा जो ओपिनियन है वही सच है। जैसा हमें लगता है या जैसे हमें अपीयर होता है वही सच है, कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है। और सॉफिस्ट क्या करते हैं, इसी रिलेटिविज्म को मॉरल वैल्यूज़ पर भी अप्लाई कर देते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ये सब हमारे ओपिनियंस पर डिपेंड है। इसका कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है। और रिलेटिविज्म को रिफ्यूट करने के लिए प्लेटो अपनी बुक थियाईटीटिस में कई आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, जिसमें से हम 3 आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उनका सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है कि रिलेटिविज्म रिफ्यूट्स इटसेल्फ। रिलेटिविज्म अपनी ही पोजीशन को रिफ्यूट करता है।
जैसे प्रोटागोरस कहते हैं कि सबका ओपिनियन ट्रू है, तो उन्हें यह भी मानना पड़ेगा कि उनका जो अपोनेंट है उसका ओपिनियन भी ट्रू है। और अगर उनके अपोनेंट का ओपिनियन ये है कि सबका ओपिनियन ट्रू नहीं होता, तो इट मीन्स प्रोटागोरस जो हैं अपने ही ओपिनियन को फॉल्स कह रहे हैं। इसको हम ड्राइंग से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रोटागोरस हैं और ये इनके अपोनेंट हैं। प्रोटागोरस कहते हैं कि ऑल ओपिनियंस आर ट्रू, कि सभी ओपिनियंस जो हैं वो ट्रू हैं रिलेटिविज्म की वजह से, ठीक है। और ये इनके अपोनेंट हैं, ये कहते हैं कि ऑल ओपिनियंस आर नॉट ट्रू, कि सभी ओपिनियंस जो हैं वो ट्रू नहीं है। और अगर हम प्रोटागोरस की बात मानते हैं, अगर हम कहते हैं कि ये जो प्रोपोजिशन है सही है, ट्रू है, कि ऑल ओपिनियंस आर ट्रू, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटागोरस इनकी बात को भी सही मानते हैं कि ऑल ओपिनियंस आर नॉट ट्रू। और अगर प्रोटागोरस अपने अपोनेंट की बात को सही मान रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी बात भी सही है। इसका मतलब इनका जो ओरिजिनल पोजीशन है ऑल ओपिनियंस आर ट्रू, ये फॉल्स हो जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटागोरस हैं ये ऑल ओपिनियंस आर ट्रू और ऑल ओपिनियंस आर नॉट ट्रू दोनों को एक साथ ट्रू मान रहे हैं, यानी ट्रू भी है और नॉट ट्रू भी है, ठीक है। तो ये एक सेल्फ कंट्राडिक्शन है। तो ये उनका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है कि रिलेटिविज्म अपने आप को ही रिफ्यूट करता है। रिलेटिविज्म एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिलेटिविस्ट हैं वो अपने ही ओपिनियंस को ट्रू मानते हैं और बाकी लोगों के जो ओपिनियंस हैं उनको फॉल्स मानते हैं। अगर जो सॉफिस्ट हैं जैसे प्रोटागोरस, वो टीचिंग के लिए आपसे पैसे ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं, तो सोक्रेटिस उनसे कह सकते हैं कि अगर सबके ओपिनियन ट्रू हैं तो आप हमें सिखा क्या रहे हैं और आप हमसे किस बात के पैसे ले रहे हैं। इसका मतलब सॉफिस्ट अपने ओपिनियंस को बाकी लोगों के ओपिनियन से बेटर मानते हैं। उन्हें लगता है कि उनके ओपिनियंस जो हैं वो ज़्यादा बेटर हैं। और अगर ऐसी बात है तो रिलेटिविज्म का कंसेप्ट पॉसिबल नहीं है। और दूसरा आर्ग्यूमेंट प्लेटो ये देते हैं कि मान लीजिए एक पर्सन जो है उसके पैर में चोट लगी, उसके पैर में दर्द है और वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि आपका पैर टूट चुका है, लेकिन उस पर्सन को ऐसा लगता है कि उसका पैर नहीं टूटा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसका पैर टूटा भी हो और नहीं भी टूटा हो? मीन्स उस पर्सन के लिए ये सच है कि पैर नहीं टूटा है और डॉक्टर के लिए ये सच है कि पैर टूट गया है। तो ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। दोनों में से किसी एक का जो ओपिनियन है वो फॉल्स है। और थर्ड आर्ग्यूमेंट ये है कि सबके ओपिनियन की जो वैल्यू है वो सेम नहीं होती। सभी ओपिनियंस की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। कोई म्यूज़िक कैसा है, इस पर एक म्यूजिशियन का ओपिनियन बेटर है या फिर एक बॉक्सर का। फीवर में हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, इस पर एक डॉक्टर का ओपिनियन बेटर है या फिर एक पॉलिटिशियन का। क्वांटम मैकेनिक्स केस में एक साइंटिस्ट का ओपिनियन बेटर है या फिर एक पेंटर का। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब प्लेटो क्या कहना चाहते हैं। किसी भी फील्ड में उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनका ओपिनियन हमेशा बेटर होता है और जिन्हें उस फील्ड की नॉलेज नहीं होती उनका ओपिनियन बेटर नहीं हो सकता। इट मीन्स सभी ओपिनियंस की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं हो सकती। तो प्लेटो ये 3 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स देते हैं रिलेटिविज्म को रिफ्यूट करने के लिए कि रिलेटिविज्म सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, कोई भी दो पोजीशन जो हैं, दो कंडीशन एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, जैसे पैर टूटा भी है और नहीं भी टूटा, ऐसा नहीं हो सकता। और थर्ड कि सभी ओपिनियंस की वैल्यू इक्वल नहीं होती, कुछ ओपिनियंस बेटर होते हैं और कुछ ओपिनियंस बेटर नहीं होते। रिलेटिविज्म को रिफ्यूट करने के बाद उन्हें स्केप्टिसिज्म को भी रिफ्यूट करना था। स्केप्टिक्स कहते हैं कि नॉलेज पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कुछ भी ट्रू नहीं है या कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आपको याद होगा एक सोफिस्ट थे गॉर्गियास के नाम से, जो कहते थे कि नथिंग इज ट्रू। उनकी 3 स्टेटमेंट्स थी जो आपको शायद याद होंगी कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ अगर एग्जिस्ट करता भी है तो हम उसको जान नहीं सकते, और अगर हम उसको जान भी लेते हैं तो हम उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो गॉर्गियास एक स्केप्टिक हैं जो कहते हैं कि नॉलेज पॉसिबल नहीं है। इसलिए डिबेट्स और डिस्कशन का जो है एक ही गोल है, अपनी पोजीशन को डिफेंड करना, अपनी बात को सही प्रूव करना। इसलिए वो सिर्फ रेटोरिक ही सिखाते थे। और अगर स्केप्टिसिज्म की पोजीशन जो है वो सही है और नॉलेज पॉसिबल ही नहीं है तो कुछ भी कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तो आप समझ सकते हैं।
इसलिए प्लेटो स्केप्टिसिज्म को रिफ्यूट करने के लिए कई आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, जिसमें से 2 मेजर आर्ग्यूमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। उनका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है कि स्केप्टिसिज्म भी सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। जैसे गॉर्गियास कहते हैं कि नथिंग इज ट्रू, कुछ भी ट्रू नहीं है। अगर कुछ भी ट्रू नहीं है तो उनकी ये बात भी ट्रू नहीं हो सकती कि नथिंग इज ट्रू। अगर वो कहते हैं कि नॉलेज इज नॉट पॉसिबल, तो ये भी एक नॉलेज ही है ना, कि नॉलेज इज नॉट पॉसिबल। और अगर आप ये कहते हो कि नॉलेज पॉसिबल नहीं है, तो आपको ये कैसे पता चला कि नॉलेज पॉसिबल नहीं है? तो स्केप्टिसिज्म भी सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, अपने आप को रिफ्यूट करता है। और सेकंड आर्ग्यूमेंट ये है कि प्लेटो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि नॉलेज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्रुथ हैं जिन्हें हम सर्टनली जानते हैं, पूरी श्योरिटी के साथ जानते हैं। और ऐसे ट्रुथ हैं मैथमेटिकल एंड ज्योमेट्रिकल ट्रुथ। आपको याद होगा, हमने सोक्रेटिस की वीडियो में डिस्कस किया था, एक डायलॉग है मीनो के नाम से, जिसमें सोक्रेटिस एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं एक स्लेव बॉय से। वो स्लेव बॉय से एक सिस्टमैटिक वे में क्वेश्चन करते हैं और वो स्लेव बॉय उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। इसको एक ड्राइंग से मैं समझाता हूँ। प्लेटो की जो बुक है, जो डायलॉग है मीनो, उसका क्वेश्चन ये था, उसमें सोक्रेटिस ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है, और हमें इस स्क्वायर से डबल साइज का स्क्वायर तैयार करना है, इससे डबल साइज का स्क्वायर जो है ड्रॉ करना है। तो स्क्वायर की कौन सी लेंथ का यूज़ करना चाहिए? तो एक सिस्टमैटिक तरीके से जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो ये कंफर्म होता है कि ये वाली जो लेंथ है BD, इस लेंथ का यूज़ किया जा सकता है। अगर इस लेंथ का यूज़ करके हम नया स्क्वायर ड्रॉ करते हैं तो वो पहले वाले स्क्वायर से डबल साइज का होगा। अब जैसे अगर हम इसको ये देखिए, अगर हम पहले वाले स्क्वायर में BD लेंथ का यूज़ करके एक नया स्क्वायर ड्रॉ करते हैं तो वो पहले वाले स्क्वायर से डबल साइज का स्क्वायर होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एक और इसमें दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं? इसमें 4 ट्रायंगल्स हैं, 1 2 3 एंड 4। इसमें सेम साइज के, इस साइज के 4 ट्रायंगल्स हैं और इस पहले वाले स्क्वायर में 2 ट्रायंगल्स हैं, और इसलिए ये जो नया स्क्वायर है पहले वाले स्क्वायर से डबल है। तो इसलिए प्लेटो कहते हैं कि नॉलेज पॉसिबल है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि नॉलेज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं ज्योमेट्री में और मैथमेटिक्स में जो हम सर्टनली जानते हैं, पूरी श्योरिटी के साथ जानते हैं, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। और उसका एक एग्जाम्पल मीनो की बुक में दिया गया है। जब मैंने प्लेटो के इस पॉइंट को रीड किया तो मेरे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि क्या इतनी श्योरिटी मॉरल वैल्यूज़ के केस में भी हो सकती है? या इतनी श्योरिटी के साथ हम जान सकते हैं कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग? और ये जो स्क्वायर का एग्जाम्पल है, इसमें एक मेटाफिजिकल पजल है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्लेटो रिलेटिविज्म और स्केप्टिसिज्म को रिफ्यूट करते हैं और प्रूव करते हैं कि नॉलेज पॉसिबल है। सेकेंड स्टेज पे वो क्या करते हैं? सेकेंड स्टेज पे प्लेटो ये एक्सप्लेन करते हैं कि नॉलेज क्या नहीं है। नॉलेज को डिफाइन करने से पहले जो भी गलत धारणाएं हैं, जो रॉन्ग अजम्पशंस हैं, उनको वो रिमूव करना चाहते हैं। तो सेकेंड स्टेज में वो ये क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि नॉलेज क्या नहीं है। और यहाँ पर उनके मेनली 2 मेजर पॉइंट्स हैं। पहला कि नॉलेज जो है वो सेंस परसेप्शन नहीं है, और दूसरा कि नॉलेज ओपिनियन नहीं है। या फिर कहना चाहिए कि सेंस परसेप्शन और ओपिनियन ये दोनों नॉलेज नहीं हो सकते। सेंस परसेप्शन जो है उसको रिफ्यूट करने के लिए वो कई आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, जिसमें से हम 5 या 6 आर्ग्यूमेंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेंस परसेप्शन या सेंस एक्सपीरियंस एक ऐसी पोजीशन है जिसको बाद में एम्पिरिसिज्म कहा जाएगा। एम्पिरिसिज्म का मीनिंग है कि जो भी नॉलेज हम गेन करते हैं वो हम सेंसेस के थ्रू गेन करते हैं। और जॉन लॉक की जो फिलॉसफी है उसमें हम इसको बहुत ही डिटेल से स्टडी करेंगे। तो प्लेटो का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ये है कि सेंसेस के थ्रू हम सिर्फ उस वर्ल्ड की नॉलेज गेन कर सकते हैं जो लगातार चेंज हो रहा है। ऐसा वर्ल्ड जो हेराक्लिटस, जिसको फ्लक्स कहते हैं और फायर से डिनोट करते हैं। और ऐसे वर्ल्ड की जो नॉलेज है वो ट्रू नॉलेज नहीं हो सकती।
उसको ट्रू नॉलेज नहीं कहा जा सकता। जैसे मान लीजिए ये जो चाय का कप है ये अभी बहुत गर्म है, तो ये बात एकदम सच है, लेकिन ये बात ज़्यादा देर सच नहीं रहेगी। 10 मिनट के बाद ये जो कप है चाय का ये ठंडा हो जाएगा और ये बात फॉल्स हो जाएगी। या फिर मैं कहूँ कि एक फ्लावर है जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फ्लावर मुरझा जाएगा। तो सेंसेस के बेस पर हम जो इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं वो ट्रू नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये लगातार चेंज हो रहा है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है उसको नॉलेज नहीं कहा जा सकता, उसको सच नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद फॉल्स हो जाती है। अभी के लिए वो ट्रू है, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो फॉल्स हो जाती है। तो ऐसी कोई भी जो प्रोपोजिशन है उसको हम नॉलेज नहीं कह सकते, जो लगातार ट्रू नहीं रह सकती। और उनका सेकंड आर्ग्यूमेंट ये है कि सेंसेस की नॉलेज परसीवर पर डिपेंड करती है। सेंसेस जैसे आंखें, नाक, कान या स्किन, ये जो भी सेंसेस हैं, अगर ये सेंसेस हैं तो वहाँ पर एक पर्सन भी होगा। इट मीन्स अगर सेंस एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस करने वाला भी है। इसलिए जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस करने वाले पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मुझे इस चाय का टेस्ट बहुत अच्छा लग सकता है और आपको इसका टेस्ट बेकार लग सकता है, तो मैं कहूँगा कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है और आप कहोगे कि नहीं, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। ऐसे हम फिर से प्रोटागोरस के रिलेटिविज्म में फंस जाएंगे कि मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। इसलिए सेंसेस के बेस पर हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। एक्चुअल में ट्रुथ क्या है वो नहीं बताया जा सकता। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेंसेस के बेस पर हम सिर्फ अपीयरेंस के बारे में बता सकते हैं, रियलिटी को नहीं बताया जा सकता। कोई चीज़ रियलिटी में कैसी है वो चीज़ हमें अपीयर कैसे होती है, ठीक है, इन दोनों बातों में डिफरेंस है। और सेंसेस के बेस पर हम क्या बता सकते हैं, हम सिर्फ अपीयरेंस को जान सकते हैं, रियलिटी को नहीं जान सकते। प्लेटो का थर्ड आर्ग्यूमेंट है कि सेंसेस के बेस पर हम सिर्फ चेंजिंग वर्ल्ड को जान सकते हैं, और इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते। लैंग्वेज में हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो किसी ना किसी चीज़ को डिनोट करते हैं। जैसे अगर मैं फ्लावर कहता हूँ तो ये वर्ड एक ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको मैं फ्लावर कह रहा हूँ वो चेंज हो रहा है। वो जो ऑब्जेक्ट है अभी नया नया खिला है और शाम तक मुरझा जाएगा और कल तक टूट के गिर जाएगा। अगर ये वर्ड फ्लावर ऐसे लगातार चेंज होने वाले ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, तो इस वर्ड का जो मीनिंग है वो भी सेम नहीं रह सकता। अगर सभी वर्ड्स का मीनिंग इसी तरह से चेंज होता रहे तो हम लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हम जब फ्लावर कहते हैं तो हम किसी ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं जो लगातार चेंज होता रहता है। हम एक ऐसे यूनिवर्सल फ्लावर की बात कर रहे हैं जो कभी चेंज नहीं होता। जैसे प्लेटो यहाँ पर परसेप्शन और कंसेप्ट के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि ये क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए मैं ये ड्रॉ करता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि ये क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे ये एक लाइन है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कोई लाइन नहीं है, क्योंकि लाइन का मीनिंग होता है जिसमें सिर्फ लेंथ हो, विड्थ ना हो। लेकिन अगर आप इसको जूम करके देखते हैं, इसको हम जूम करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें एक विड्थ भी है। इसका जो ये एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो एरिया इसका आप देख रहे हैं, एक विड्थ भी है। और लाइन का मतलब होता है जिसमें सिर्फ लेंथ हो, विड्थ ना हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि लाइन है। तो एक डिफरेंस है मेंटल कंसेप्शन का और एक रिप्रेजेंटेशन का। हमारे माइंड में एक मेंटल कंसेप्शन है उस लाइन का कि इस तरह से कुछ लाइन होती है, लेकिन जब उसको हम ड्रॉ करते हैं, किसी भी कागज़ पर जब ड्रॉ करते हैं, तो वो उसका एक पुअर रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ये एक्चुअल लाइन नहीं है, ये सिर्फ लाइन का एक रिप्रेजेंटेशन है और बहुत ही पुअर रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल में लाइन को ड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो प्लेटो कहते हैं कि ट्रू लाइन को हम परसेप्शन से नहीं देख सकते, ट्रू लाइन को सिर्फ कंसेप्शन से समझा जा सकता है। परसेप्शन का मीनिंग है अपनी सेंसेस के थ्रू किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना। ये एक सेंसरी एंड न्यूरल प्रोसेस है। जैसे हम कागज़ पे ड्रॉ की गई एक लाइन को देखते हैं। और कंसेप्शन का मीनिंग है एक जनरल अंडरस्टैंडिंग,
ये एक कॉग्निटिव एंड मेंटल प्रोसेस है। इसमें हम किसी कंसेप्ट को एक एब्स्ट्रैक्ट वे में समझते हैं। तो जब आप कागज़ पर बने किसी सर्कल या ट्रायंगल को देखते हो तो वो बस एक रिप्रेजेंटेशन है एक यूनिवर्सल कंसेप्ट का। उस यूनिवर्सल कंसेप्ट को आप परसेप्शन से नहीं जान सकते, उसको सिर्फ कंसेप्शन से जाना जा सकता है। जैसे आप बहुत सारे ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को देखते हो, जैसे पेंटिंग, फ्लावर, एक क्लाउड, एक माउंटेन, और उन सब ब्यूटीफुल चीज़ों को देखकर आप ब्यूटी के कंसेप्ट को समझते हो। आप बहुत सारे ह्यूमंस को देखते हो और ह्यूमननेस को समझते हो। आप बहुत सारे काइंड एक्शंस को देखकर काइंडनेस को समझते हो। तो यहाँ पर आप दो वर्ड्स और ऐड कर लीजिए, परसेप्चुअल एक्सपीरियंस और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। परसेप्चुअल एक्सपीरियंस का मीनिंग है अपनी सेंसेस के थ्रू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को एक्सपीरियंस करना, फील करना, और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग है मेंटल एब्स्ट्रैक्शन या रीजनिंग का यूज करके यूनिवर्सल कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना। तो जब मैं पेन कहता हूं तो ये पेन वर्ड किसी एक पर्टिकुलर पेन को डिनोट नहीं कर रहा है, ये पेन एक यूनिवर्सल कंसेप्ट को डिनोट कर रहा है। ऐसी हमारी लैंग्वेज में जो वर्ड्स होते हैं वो सभी यूनिवर्सल कंसेप्ट्स को डिनोट करते हैं, जो फिक्स होते हैं, जो चेंज नहीं हो सकते। और अगर ऐसा ना हो तो हम लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसा कि प्लेटो का आर्ग्यूमेंट है कि सेंसेस के बेस पर हम सिर्फ चेंजिंग वर्ल्ड को जान सकते हैं, और इस चेंजिंग वर्ल्ड के बेस पर जो इन्फॉर्मेशन है उससे हम लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लैंग्वेज का यूज़ करने के लिए हमें ऐसे यूनिवर्सल कंसेप्ट चाहिए जो फिक्स हों, जो स्टेबल हों, जिनका मीनिंग हमेशा एक जैसा रहता हो। तो ये बात क्लियर है कि लैंग्वेज में हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, वो यूनिवर्सल कंसेप्ट्स के लिए हैं। ठीक है, हमारी लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो उन यूनिवर्सल कंसेप्ट्स को डिनोट करते हैं जो फिक्स हैं। तो सॉफिस्ट कहते हैं कि क्या वो यूनिवर्सल कंसेप्ट्स सिर्फ वर्ड्स हैं? हम जब ब्यूटी, लव, जस्टिस ये वर्ड्स यूज़ करते हैं तो क्या वो सिर्फ शब्द हैं? जैसे आप जस्टिस की बात करते हो तो क्या आप बता सकते हैं कि जस्टिस का कलर क्या है, जस्टिस की शेप, साइज, वेट कितना है? आप नहीं बता सकते, क्योंकि जस्टिस को आपने देखा नहीं, कभी देखा नहीं जा सकता, क्योंकि जस्टिस कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको देखा जा सके। लेकिन हम जानते हैं कि जस्टिस एग्जिस्ट करता है। लेकिन सॉफिस्ट कहते हैं कि अगर जस्टिस कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये बस एक वर्ड है, और वर्ड की कोई वैल्यू नहीं है। वर्ड बस एक साउंड है जो हम अपने कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या सच में ऐसा है? क्या जस्टिस सिर्फ एक वर्ड है? क्या जस्टिस, गुडनेस, काइंडनेस, लव ये सभी वर्ड्स हैं? ये सच में कुछ हैं अपने आप में? इस पर प्लेटो एक आर्ग्यूमेंट देते हैं, हम उस आर्ग्यूमेंट को स्टडी करते हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस या तो रियल एंड ऑब्जेक्टिव है या फिर सिर्फ एक वर्ड है। ये दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि जस्टिस या तो रियल एंड ऑब्जेक्टिव है या फिर सिर्फ एक वर्ड है। तो पहले हम इस पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं कि जस्टिस सिर्फ एक वर्ड है। अगर जस्टिस सिर्फ एक वर्ड है तो क्या होगा? हमारे जो भी मॉरल जजमेंट्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हमारे किसी भी मॉरल जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मतलब गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, अच्छा बुरा, सही गलत, ये सिर्फ एक वर्ड्स हो जाएंगे। अगर जस्टिस सिर्फ एक वर्ड है तो हमारे मॉरल जजमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, कोई भी अच्छा बुरा, राइट एंड रॉन्ग नहीं है। और अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मीनिंग ये होगा कि हिटलर और एक साधु, हिटलर और एक सेंट जो है वो सेम हो जाएंगे, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन ये आता है। लेकिन क्या ऐसा है? क्या एक हिटलर में और एक साधु में कोई फ़र्क नहीं है? हम अच्छे से जानते हैं कि इनमें फ़र्क होता है। ठीक है, हिटलर और साधु सेम नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो मॉरल जजमेंट्स हैं उनकी वैल्यू होती है, हमारे मॉरल जजमेंट्स की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्टिस सिर्फ एक वर्ड नहीं है, जस्टिस सिर्फ एक वर्ड नहीं है। तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाती है। इस पॉसिबिलिटी को हमने डिनाई कर दिया, रिफ्यूट कर दिया। उसके बाद दूसरी तरफ जाते हैं कि अगर जस्टिस एक वर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रियल एंड ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यहां तक हमने प्रूव कर दिया कि जस्टिस रियल एंड ऑब्जेक्टिव है। अगर जस्टिस रियल एंड ऑब्जेक्टिव है,
अगर ये रियल है एंड ऑब्जेक्टिव है तो या तो ये फिजिकल होगा या फिर ये नॉन फिजिकल होगा। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और हम अच्छे से जानते हैं कि ये फिजिकल नहीं हो सकता। जस्टिस फिजिकल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका कोई कलर, शेप, साइज नहीं है, इसका कोई वेट नहीं है, हम इसको फिजिकली देख नहीं सकते, परसीव नहीं कर सकते, तो ये फिजिकल नहीं हो सकता। तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बचती है कि ये नॉन फिजिकल है। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस जो है वो नॉन फिजिकल है। ठीक है, जस्टिस नॉन फिजिकल है, रियल है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जस्टिस नॉन फिजिकल है, रियल है एंड ऑब्जेक्टिव है। ये प्लेटो के आर्ग्यूमेंट्स का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जो मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको याद होगा तो आप समझ गए होंगे कि एक रिडक्टिव एड एब्सर्डम आर्ग्यूमेंट है। हमने पहले दो पॉसिबिलिटीज़ को लिया और देखा कि अगर हम सेकंड पॉसिबिलिटी को सही मान लेते हैं तो इसके कंक्लूजन बहुत ही इलॉजिकल एंड एब्सर्ड हो जाते हैं। तो ऐसे करके हमने फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है उसको प्रूव कर दिया। कितने आर्ग्यूमेंट्स हो गए? शायद 3 या 4 आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं। अब प्लेटो का नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? वो कहते हैं कि सेंस परसेप्शन एक कंप्लीट नॉलेज नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है। प्लेटो कहते हैं कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम परसेप्शन से नहीं देखी जा सकती, जो हम परसेप्शन से नहीं देख सकते। जैसे मैथमेटिकल और ज्योमेट्री के जो कंक्लूजन्स हैं वो सेंसेस से नहीं देखे जा सकते। और कई बार आप कहते हो कि इस पर्सन का कैरेक्टर बहुत अच्छा है या बुरा है, तो आप उसके कैरेक्टर को कैसे देखते हो? क्या कैरेक्टर को सेंसेस के थ्रू देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। और प्लेटो ये भी कहते हैं कि सेंस परसेप्शन की भी एक लिमिट होती है और उस लिमिट से बाहर वो जो सेंसेस हैं उनका कोई यूज़ नहीं है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने रेलवे लाइंस को देखा होगा। रेलवे लाइंस को अगर आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं। हमारे सेंसेस यानी हमारी आंखें जो हैं वो कहती हैं कि ये जो रेलवे लाइंस हैं एक पॉइंट पे जाके आपस में मिल जाती हैं, लेकिन हम फिर भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है। और कई बार जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो रोड पर या किसी डेजर्ट पे पानी दिखाई देता है, एक इल्यूजन दिखाई देता है जिसको हम मिराज कहते हैं, या हिंदी में मरीचिका कहते हैं और संस्कृत में मृग तृष्णा कहते हैं। तो हमारी आंखों को वो इल्यूजन नज़र आता है लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है। और प्लेटो ये प्रूव करने के लिए कि सेंस परसेप्शन नॉलेज नहीं है, कई स्ट्रेंज आर्ग्यूमेंट्स भी देते हैं। जैसे वो कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि परसेप्शन हो लेकिन नॉलेज ना हो। जैसे आपके सामने एक जैपनीज़ पर्सन आ जाता है जो जैपनीज़ में आपसे बात कर रहा है, आपसे कुछ कह रहा है, ठीक है, तो आप उसकी बात को सुन रहे हो लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आ रहा। इट मीन्स आप परसेप्शन तो हो रहा है, आप सुन रहे हो लेकिन आपको नॉलेज नहीं हो रही। इस आर्ग्यूमेंट में एक पजल है जिसको हम बाद में देखेंगे। और प्लेटो कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि नॉलेज हो लेकिन परसेप्शन ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और वो पर्सन आपके सामने नहीं है। इट मीन वो पर्सन उसको आप परसीव नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके माइंड में उस पर्सन से रिलेटेड जो नॉलेज है वो बन रही है। नॉलेज है लेकिन परसेप्शन नहीं है। तो प्लेटो कहते हैं कि अगर सेंस परसेप्शन ही नॉलेज है तो ये दोनों अलग अलग कैसे हो सकती हैं? ये दोनों अलग अलग टाइम पे कैसे हो सकती हैं? बिना परसेप्शन के नॉलेज, ठीक है, ये कैसे हो सकती है? और बिना नॉलेज के परसेप्शन कैसे हो सकती है? प्लेटो का एक और स्ट्रेंज आर्ग्यूमेंट है कि मान लीजिए आप अपनी एक आंख को ढक लेते हो, एक आंख पर आप एक पैच लगा लेते हो और दूसरी आंख से आप देख रहे हो। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप देख भी रहे हो और आप नहीं भी देख रहे हो। इट मीन्स आपको नॉलेज हो भी रही है और आपको नॉलेज नहीं भी हो रही। तो ये बहुत ही स्ट्रेंज आर्ग्यूमेंट है लेकिन बहुत ही क्रिएटिव है। और इसके बाद एक फाइनल आर्ग्यूमेंट वो देते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। और ये फाइनल आर्ग्यूमेंट जो प्लेटो का, ये बहुत आगे तक जाएगा और जब आप कांट की फिलॉसफी को स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। प्लेटो कहते हैं कि हम ये जानते हैं कि कलर और साउंड दोनों सेम नहीं हैं। कलर और साउंड जो हैं दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इस बात को जानते कैसे हैं। कलर को हमारी आइज़ देख सकती हैं, ठीक है, लेकिन कान नहीं देख सकते, और साउंड को हमारे कान जो है वो सुन सकते हैं लेकिन आइज़ नहीं सुन सकती। तो अगर हम कहते हैं कि कलर और साउंड दोनों सेम नहीं हैं तो ये नॉलेज कहाँ से आ रही है? ये कैसे हो सकता है?
ये नॉलेज आँखों से भी नहीं आ सकती, क्योंकि आँखों ने कलर को देखा लेकिन साउंड को नहीं। और बिना दोनों को देखे हमारी आइज़ इनको कंपेयर नहीं कर सकती। और ये नॉलेज हमारे कानों से भी नहीं आ सकती, क्योंकि कानों ने सिर्फ साउंड को सुना, कलर को नहीं देखा। ठीक है, तो कान भी दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक कंपैरिजन ना हो तब तक ये नॉलेज कैसे आएगी। और हमारे पास ऐसा कोई सेंस ऑर्गन भी नहीं है जो कलर और साउंड दोनों को एक्सपीरियंस कर सकता हो। इट मीन्स कुछ ऐसा है जो आइज़ और ईयर्स दोनों सेंसेस से डेटा को कलेक्ट करता है और दोनों को कंपेयर करता है और ये जजमेंट देता है कि साउंड और कलर दोनों सेम नहीं है। इट मीन्स सेंसेस के बियॉन्ड भी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है। ये छोटा सा पॉइंट कितना ज़रूरी है ये आपको इमैनुअल कांट की फिलॉसफी में समझ में आएगा। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जिससे प्लेटो ये प्रूव करते हैं कि सेंस परसेप्शन जो है वो नॉलेज नहीं है। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना होगा। पहले प्लेटो ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि नॉलेज पॉसिबल है और स्केप्टिसिज्म और रिलेटिविज्म को रिफ्यूट करते हैं। और फिर वो ये बता रहे हैं कि नॉलेज क्या नहीं है। ठीक है, जिसमें पहले वो ये प्रूव करते हैं कि जो सेंस परसेप्शन है वो नॉलेज नहीं है। अब वो ये प्रूव करेंगे कि जो बिलीफ या ओपिनियन है वो भी नॉलेज नहीं है। तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिलीफ या ओपिनियन क्या होता है। ठीक है, और ये नॉलेज से डिफरेंट किस तरह से है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। इसका सबसे सिंपल आंसर है कि बिलीफ या ओपिनियन ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन नॉलेज हमेशा ट्रू होती है। नॉलेज कभी फॉल्स नहीं हो सकती। आप किसी भी बात पे बिलीव करते हैं क्योंकि आपको वो ट्रू लगता है। समझे आप, आपको ट्रू लगता है, ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू हो, वो फॉल्स भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप मुझे कहते हो कि मैंने आपको एक कॉफ़ी शॉप में देखा, लेकिन बाद में आपको ये पता चले कि मैं तो सिटी में ही नहीं था, मैं कहीं बाहर गया हुआ था, आउट ऑफ सिटी। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, आपका क्या आंसर होगा? या तो आप ये कह सकते हो कि कल मैं जानता था कि आप कॉफ़ी शॉप में थे और आज मैं जानता हूँ कि आप कॉफ़ी शॉप में नहीं थे। या फिर आप ये कह सकते हो कि कल मुझे लगा था कि आप कॉफ़ी शॉप में थे और आज मैं जानता हूँ कि आप कॉफ़ी शॉप में नहीं थे। इसमें से आप क्या कहोगे? तो सिंपल सी बात है, आप मुझे ये कहोगे कि कल मुझे लगा था और आज मैं जानता हूँ। कल जो आपको लग रहा था, ठीक है, वो आपको सच, आप उसको सच मान रहे थे, लेकिन आज आपको पता चल गया है कि वो सच नहीं था, वो बस आपका एक बिलीफ था। तो सिंपल सी बात है कि बिलीफ या ओपिनियन ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है, लेकिन नॉलेज फॉल्स नहीं हो सकती। तो सबसे पहला डिफरेंस ये होगा कि नॉलेज का मीनिंग है ट्रूथ। लेकिन यहाँ पर आप ये पूछ सकते हैं कि क्या बिलीफ अगर ट्रू हो तो क्या वो नॉलेज बन जाएगा? अगर आप किसी बात पे बिलीव करते हैं और कल को वो बात सच निकल आती है, तो क्या वो आपकी नॉलेज थी या फिर वो नॉलेज बन जाएगी? तो प्लेटो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपका बिलीफ ट्रू निकल जाए तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो नॉलेज है, वो बस एक लकी गेस होगा, एक कोइंसिडेंस होगा। जैसे मान लीजिए मैं ये बिलीव करता हूँ कि इस टाइम पे दिल्ली में बारिश हो रही है, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है बिलीव करने का, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बिलीव करता हूँ कि इस टाइम दिल्ली में बारिश हो रही है। और अगर ये बात सच निकल जाती है तो ये बस एक लकी गेस है, एक लकी गेस है, एक सटीक अनुमान है, ये कोई नॉलेज नहीं है। तो ट्रू बिलीफ और नॉलेज में फ़र्क क्या है? आपको मैंने एक डायलॉग रीड करने के लिए कहा था, मीनो के नाम से। इस डायलॉग में प्लेटो लिखते हैं, मैं आपको रीड करके बताता हूँ। When true beliefs are anchored, when true beliefs are anchored, they become pieces of knowledge and they become stable. That's why knowledge is more valuable than true belief, and the difference between the two is that knowledge has been anchored. ठीक है, यहाँ पर आपको दो वर्ड से फोकस करना है, एंकर्ड पे और स्टेबल पे। आपने समुद्री जहाज़ देखा होगा, उसमें एक एंकर होता है जिसे हिंदी में हम लंगर कहते हैं या लांगल कहते हैं। तो पानी के बीच में अगर जहाज़ को रोकना हो तो ये लंगर पानी में डाल दिया जाता है और ये लंगर पानी के नीचे की जो ज़मीन है उसको पकड़ लेता है और जहाज़ उस लोकेशन पे फिक्स हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो वहाँ से वो जहाज़ हिल नहीं सकता, वहाँ से वो जहाज़ बह नहीं सकता।
तो यही बात प्लेटो कहते हैं कि जैसे पानी के जहाज को हम एंकर करके स्टेबल कर देते हैं, वैसे ही ट्रू बिलीफ को जब एंकर करके स्टेबल कर दिया जाता है तो वो नॉलेज बन जाता है। लेकिन ट्रू बिलीफ को एंकर करेंगे कैसे? ट्रू बिलीफ को एंकर करेंगे जस्टिफिकेशन से। जस्टिफिकेशन मीन्स आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए, एक सॉलिड एविडेंस होना चाहिए अपने बिलीफ के लिए। अगर आप किसी बात को सच मानते हैं और कोई आपसे रीज़न पूछे कि आपको ऐसा क्यों लगता है, तो आपके पास एक प्रॉपर वैलिड स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। जहाज़ को जब एंकर करते हैं तो वो पानी में स्टेबल हो जाता है, वैसे ही किसी बिलीफ को जब एंकर करते हैं जस्टिफिकेशन से तो वो भी स्टेबल हो जाता है, फिक्स हो जाता है। इट मीन्स जब आप सच में कुछ जानते हो और आप उसके पीछे की रीज़न को भी अच्छी तरह से समझते हो तो वो नॉलेज फिक्स हो जाएगी। कोई चोर, कोई ठग, कोई पॉलिटिशियन, कोई एडवर्टाइज़र आपकी नॉलेज को चेंज नहीं कर सकता, कोई उसको बदल नहीं सकता। सॉफिस्ट क्या करते हैं? सॉफिस्ट रेटोरिक का यूज़ करते हैं, ठीक है, और आपके ओपिनियंस को चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपका ओपिनियन ट्रू है और जस्टिफाइड है तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, कोई कितना भी रेटोरिक का यूज़ करता रहे। आप जानते हैं कि सच क्या है। इसे कहते हैं स्टेबल होना या फिक्स होना। रिपब्लिक में प्लेटो को एक एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि दो पर्सन हैं जो एक पहाड़ पर कहीं जा रहे हैं। एक पर्सन देख सकता है और दूसरा जो पर्सन है वो बेचारा ब्लाइंड है, और चलते चलते आगे एक खाई आ जाती है। ब्लाइंड पर्सन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से मुड़ जाना चाहिए, और जो देख सकता है वो क्या कहता है? वो कहता है मुझे पता है कि यहाँ से वापस जाना ठीक है। अगर आप रीज़न पूछो तो ब्लाइंड पर्सन के पास कोई रीज़न नहीं है, वो बस उसका एक लकी गैस है, एक अच्छा अनुमान उसने लगाया है, ठीक है। लेकिन जो पर्सन देख सकता है उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, उसके पास एक जस्टिफिकेशन है कि अगर आगे चलते जाते हैं तो खाई में गिर जाएंगे, मर जाएंगे। तो दोनों का जो बिलीफ है वो ट्रू है, दोनों ये मानते हैं कि यहाँ से वापस मुड़ जाना चाहिए। लेकिन एक के पास जस्टिफिकेशन है और दूसरे के पास जस्टिफिकेशन नहीं है। इसलिए जिसके पास जस्टिफिकेशन है उसको नॉलेज है और उसकी नॉलेज स्टेबल है, कोई उसको कितना भी कुछ कहता रहे वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसके पास जस्टिफिकेशन नहीं है उसको अगर आप थोड़ा बहुत कुछ कहो तो हो सकता है वो आगे चला जाए। तो अभी हमने देखा कि जो बिलीफ है वो नॉलेज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बिलीफ जो है वो ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन नॉलेज होने के लिए ज़रूरी है ट्रू होना। नॉलेज सिर्फ ट्रू हो सकती है, नॉलेज फॉल्स नॉलेज नहीं हो सकती। और बिलीफ ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है, इसलिए बिलीफ को नॉलेज नहीं कहते हैं। तो फॉल्स को हम यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं। और बात आती है ट्रू बिलीफ की कि क्या ट्रू बिलीफ नॉलेज हो सकता है। अगर हम कहते हैं कि नॉलेज के लिए ट्रू होना ज़रूरी है और अगर कोई बिलीफ ट्रू है तो क्या वो नॉलेज हो सकती है? तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नॉलेज होने के लिए उसका जस्टिफाइड होना भी ज़रूरी है। ट्रू होने के साथ साथ उसका जस्टिफाइड होना भी ज़रूरी है। इसलिए एक ऐसा बिलीफ जो ट्रू हो और जस्टिफाइड हो उसे ही नॉलेज कहा जा सकता है। इस डेफिनेशन का नाम है JTB, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। मतलब जो जस्टिफाइड भी है जे, ट्रू भी है और बिलीफ भी है। या फिर एक ऐसा बिलीफ जो जस्टिफाइड भी है और ट्रू भी है, JTB। ये वर्ड आपको याद रखना है, आपको एपिस्टेमोलॉजी में बहुत काम आने वाला है। और साथ ही हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बिलीफ और नॉलेज में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस तो साफ है कि बिलीफ जो है वो ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है, नॉलेज सिर्फ ट्रू हो सकती है, फॉल्स नॉलेज नहीं हो सकती। दूसरा डिफरेंस ये हुआ कि जो बिलीफ है वो चेंज होता रहता है। आज आप कुछ बिलीव करते हैं, कल आप कुछ और बिलीव करेंगे, ठीक है। तो बिलीफ चेंज होता रहता है, लेकिन नॉलेज कभी भी चेंज नहीं होती। और तीसरा जो सबसे मेन डिफरेंस है वो है जस्टिफिकेशन का। जो नॉलेज है वो जस्टिफाइड होती है, उसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है जिससे वो जस्टिफाई होती है। लेकिन जो बिलीफ है उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। तो ये मेन इसके 3 डिफरेंसेस हैं। और ये डेफिनेशन आपको याद रखनी, JTB, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि नॉलेज का बेसिस क्या है। ये आप ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आपको नॉलेज है तो वो किसी ना किसी चीज़ के बारे में होगी। अगर नॉलेज है तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट भी होगा। अगर आप मुझसे कहो कि आपको नॉलेज है और मैं आपसे पूछूं किस चीज़ के बारे में, और आप ये कहो कि किसी चीज़ के बारे में नहीं, तो ये नॉलेज नहीं हो सकती। इट मीन्स नॉलेज है
तो इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो नॉलेज का ऑब्जेक्ट क्या होगा? नॉलेज जिस चीज़ के बारे में है वो चीज़ कैसी होगी, ठीक है। अगर आप नॉलेज का मीनिंग समझ गए हैं प्लेटो के अकॉर्डिंग, तो आप उस चीज़ को भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है कि वो चीज़ ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि वो कोई हमारा पर्सनल ओपिनियन या बिलीफ नहीं हो सकता। और दूसरा पॉइंट कि वो यूनिवर्सल होगी। प्लेटो ने रिलेटिविज्म को रिफ्यूट किया था। इट मीन्स वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हो, वेरी करती हो। और थर्ड पॉइंट है कि हम सेंसेस के थ्रू उस चीज़ को नहीं जान सकते, क्योंकि प्लेटो ये कहते हैं कि जो सेंस परसेप्शन है वो नॉलेज नहीं है। और फोर्थ पॉइंट कि वो जो चीज़ है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो अनचेंजिंग होगा, क्योंकि नॉलेज स्टेबल होती है। क्योंकि अगर वो चीज़ चेंज होती रहे तो उसकी नॉलेज भी चेंज होती रहेगी। इसलिए उस चीज़ का स्टेबल होना, अनचेंजिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो ऑब्जेक्टिव हो, सेंसेस के बियॉन्ड हो, यूनिवर्सल हो और अनचेंजिंग हो? तो वो चीज़ है यूनिवर्सल आइडियाज़ या फॉर्म्स। और प्लेटो कहते हैं कि सेंसेस के बेस पर हम जो भी देखते हैं वो टोटल फ्लक्स नहीं है। सेंसेस के थ्रू हम जो भी पर्टिकुलर चीज़ें देखते हैं जो लगातार चेंज होती रहती हैं, ठीक है, एक फ्लक्स की तरह, जैसे हेराक्लिटस कहते हैं फ्लक्स की तरह चेंज होती रहती हैं। उनके पीछे कुछ ऐसा है जो चेंज नहीं होता। वो कहते हैं कि जो भी चेंजिंग पर्टिकुलर चीज़ें हैं उन्हें अनचेंजिंग यूनिवर्सल कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे आपके सामने 4 पर्सन हैं, राम, श्याम, सोहन और मोहन। ये चारों पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन इन चारों को हम ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं कि चारों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी हम उनमें कुछ ऐसा है जो सेम है। इन चारों में जो सेम है, प्लेटो उसे यूनिवर्सल कहते हैं। यूनिवर्सल मीन्स एक कैटेगरी के अंदर जो भी पर्टिकुलर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं उनकी असेंशियल एंड कॉमन प्रॉपर्टी। जैसे आप में, मुझ में और बाकी सब लोगों में, ठीक है, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स एक कॉमन प्रॉपर्टी है सभी इंडिविजुअल्स की। या जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो ब्यूटीफुल हैं, जैसे एक फ्लावर, एक पेंटिंग, क्लाउड या म्यूज़िक, ठीक है। तो ये सभी पर्टिकुलर चीज़ें ब्यूटीफुल हैं और ब्यूटी इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है। या जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो रेक्टेंगुलर हैं, जैसे मोबाइल, बुक, एलसीडी या और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। और इन सभी चीज़ों में जो एसेंशियल एंड कॉमन प्रॉपर्टी है वो क्या है? रेक्टेंगुलैरिटी। पर्टिकुलर्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन यूनिवर्सल्स कभी चेंज नहीं होते। इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स पैदा होते रहते हैं, मरते भी रहते हैं, लेकिन ह्यूमननेस हमेशा सेम रहती है। हज़ारों चीज़ें ब्यूटीफुल होती हैं जो टाइम के साथ नष्ट हो जाती हैं, लेकिन ब्यूटी का जो कंसेप्ट है वो सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। और जो भी रेक्टेंगल चीज़ें हैं वो नष्ट हो जाती हैं, लेकिन रेक्टेंगुलैरिटी कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा सेम रहती है। तो इसलिए जो पर्टिकुलर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं और जो यूनिवर्सल्स हैं वो चेंजलेस हैं। और प्लेटो इन यूनिवर्सल्स को कई नाम देते हैं। वो इन्हें यूनिवर्सल्स भी कहते हैं, वो इन्हें आइडियाज़ भी कहते हैं, वो इन्हें फॉर्म्स भी कहते हैं। तो इस तरह से कई नाम देते हैं। यूनिवर्सल फॉर्म्स या आइडियाज़ को हम इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, वो मेटाफिजिक्स का टॉपिक है। और अभी हम सिर्फ प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं। तो ये आइडियाज़, ये फॉर्म्स क्या हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल से समझेंगे। अब देखते हैं कि नॉलेज हम गेन कैसे करते हैं। नॉलेज क्या है ये हमने अच्छे से समझ लिया है, डिस्कस कर लिया है। और इस नॉलेज का बेसिस या ऑब्जेक्ट क्या है वो भी, जो यूनिवर्सल फॉर्म मैंने आपको बताया उसका भी एक बेसिक ओवरव्यू हमने ले लिया है। लेकिन ये नॉलेज हम गेन कैसे करते हैं? तो प्लेटो इस पर क्या कहते हैं? प्लेटो का जो डायलॉग है मीनो, उसमें मीनो एक पैराडॉक्स की बात करते हैं। एक पैराडॉक्स, एक ऐसा पैराडॉक्स या आर्ग्यूमेंट जो सॉफिस्ट यूज़ करते थे ये प्रूव करने के लिए कि नॉलेज पॉसिबल ही नहीं है। मीनो कहते हैं कि मान लीजिए आप किसी एक चीज़ के बारे में जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो आप उसको फाइंड क्यों कर रहे हैं? और अगर आप नहीं जानते हो तो आप उस चीज़ को फाइंड कर भी लेते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा ये वही चीज़ है? एग्जाम्पल के लिए, आप ब्यूटी या लव
ब्यूटी या लव का मीनिंग सर्च कर रहे हैं। तो ब्यूटी का मीनिंग या तो आपको पहले से पता है या फिर आपको नहीं पता है, ठीक है। अगर आपको पहले से पता है तो आप सर्च क्यों कर रहे हो? अगर आपको पता है तो आपको सर्च करने की नीड ही नहीं है। और अगर आपको पहले से नहीं पता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो मीनिंग आपने सर्च किया है, फाइंड किया है, वही सही मीनिंग है? तो प्लेटो कहते हैं कि ये दोनों ही बातें जो हैं वो सही हैं। हम यूनिवर्सल फॉर्म्स को जानते भी हैं और नहीं भी जानते, लेकिन दोनों बातें सच कैसे हो सकती हैं? तो प्लेटो कहते हैं कि हम जानते हैं क्योंकि वो नॉलेज हमारी सोल पर पहले से प्रिंट है। सिंपल वर्ड्स में, हमारे अंदर वो नॉलेज पहले से है, यानी वो इननेट नॉलेज की बात कर रहे हैं। और सोक्रेटिस की वीडियो में हमने इस पॉइंट को डिटेल से डिस्कस किया था, आप वो देख सकते हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि सोल जब बॉडी में एंटर करती है, यानी उसके एंटर करने से पहले सोल को सारी नॉलेज होती है, ठीक है, सब नॉलेज होती है। लेकिन जब वो बॉडी में एंटर कर जाती है तो वो उस नॉलेज को भूल जाती है। इट मीन्स हमें नॉलेज है भी और नहीं भी है। हमें नॉलेज है लेकिन हम उसको भूल चुके हैं। इसलिए हम जब नॉलेज को गेन करते हैं तो वो एक रिकोलेक्शन है। रिकोलेक्शन मीन्स जो नॉलेज हमारे अंदर पहले से है, जो हम भूल गए हैं, ठीक है, उसको फिर से याद करना, रिकोलेक्शन। हमने सोक्रेटिस की वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन ये रिकोलेक्शन होता कैसे है? तो जो नॉलेज हमारे अंदर पहले से है वो नॉलेज बाहर कैसे आती है? तो प्लेटो का आंसर है कि डायलैक्टिक से। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग या डायलैक्टिक एक ऐसा प्रोसेस है, क्वेश्चनिंग का एक ऐसा प्रोसेस है जिससे नॉलेज को रिकोलेक्ट किया जा सकता है। तो सोक्रेटिस की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायलैक्टिक का मीनिंग है एक क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन आंसर का प्रोसीजर। और हमने डायलैक्टिक की 7 स्टेजेस को भी डिस्कस किया था। आपने सोक्रेटिस वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। हमने वहाँ पर डायलैक्टिक की 7 स्टेजेस को भी डिस्कस किया था और डायलैक्टिक का जो मेथड है उसकी भी 3 डिफरेंट टेक्निक्स को डिटेल से डिस्कस किया था। और साथ ही मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि कैसे सोक्रेटिस एक स्लेव बॉय से क्वेश्चन करके उसके अंदर छिपी जो ज्योमेट्री की नॉलेज थी उसको बाहर लेके आते हैं। तो अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी का, जो भी हमने स्टडी किया। सबसे पहले तो वो ये प्रूव करते हैं कि नॉलेज पॉसिबल है और उसके लिए वो रिलेटिविज्म को रिफ्यूट करते हैं और स्केप्टिसिज्म को रिफ्यूट करते हैं। रिलेटिविज्म आपको पता है प्रोटागोरस का, मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। और स्केप्टिसिज्म आपको पता है गॉर्गियास का, कि ऑल ओपिनियंस आर फॉल्स, कि हम कुछ भी नहीं जान सकते, नॉलेज इज़ नॉट पॉसिबल। और उसके बाद ये प्रूव करने के बाद कि नॉलेज पॉसिबल है, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो कहते हैं कि व्हाट इज़ नॉट नॉलेज, कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा क्या है जो नॉलेज नहीं है। तो वो बताते हैं कि जो सेंस परसेप्शन है वो नॉलेज नहीं है। जो सेंस परसेप्शन है वो नॉलेज नहीं है। इसके लिए वो काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि सेंस परसेप्शन नॉलेज क्यों नहीं है। और उसके बाद वो ओपिनियन और बिलीफ, इसको भी रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं ओपिनियन और जो बिलीफ है वो भी नॉलेज नहीं है। और उसके बाद वो कहते हैं नॉलेज क्या है, उसकी एक डेफिनेशन देते हैं JTB, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, कि जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ जो है वो नॉलेज है। और उसके बाद वो आते हैं कि नॉलेज का ऑब्जेक्ट क्या है। नॉलेज का जो ऑब्जेक्ट है वो फॉर्म्स हैं। ये मेटाफिजिक्स का कंसेप्ट है, एपिस्टेमोलॉजी में हमने डिस्कस नहीं किया और थोड़ा सा इसके ओवरव्यू हमने देखा था। लेकिन फॉर्म्स, आइडियाज़ या यूनिवर्सल्स जो होते हैं उसका पूरी जो डिटेल है वो आपको मेटाफिजिक्स वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। और उसके बाद आता है कि हम नॉलेज को अटेन कैसे कर सकते हैं। नॉलेज को अटेन किया जा सकता है डायलैक्टिक के थ्रू। पहले तो वो ये बताते हैं कि नॉलेज को अटेन करने का मीनिंग है रिकोलेक्शन। हमारे अंदर जो इननेट नॉलेज है उसी को ही बाहर लेके आना, जो सोल को पहले से याद है और जो सोल बॉडी में जब एंटर करती है और भूल जाती है उसी को फिर से रिकोलेक्ट करना। तो जो रिकोलेक्शन है उसको वो अटेनमेंट कहते हैं। और इस रिकोलेक्शन के लिए डायलैक्टिक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, डायलैक्टिक का जो टॉपिक था हमने सोक्रेटिस की वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिस्टमैटिक वे है प्लेटो का कि पहले ये प्रूव करना कि नॉलेज पॉसिबल है, ठीक है, और उसके बाद बताना कि नॉलेज क्या नहीं है, और उसके बाद बताना कि नॉलेज क्या है,
ठीक है, JTB, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, और उसके बाद ये बताना कि नॉलेज का ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हमारे पास नॉलेज है तो वो नॉलेज किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। और लास्ट में ये बताना कि हम नॉलेज को जो अटेन करते हैं उसको रिकोलेक्शन कहते हैं, और वो रिकोलेक्शन होता कैसे है, वो डायलैक्टिक से होता है। ये पूरा एक सिस्टमैटिक वे है प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी को एक्सप्लेन करने का, और आई होप कि आपको याद रहेगा और आप भूलेंगे नहीं अगर आप इस तरह से इसको समझते हैं तो ये है प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी, मीन्स थ्योरी ऑफ नॉलेज। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्लेटो का मेटाफिजिक्स क्या है। प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। एपिस्टेमोलॉजी में हमने देखा कि नॉलेज क्या है, और मेटाफिजिक्स में हम नॉलेज जिस चीज़ के बारे में है, यूनिवर्सल फॉर्म्स, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सीरियसली फिलॉसफी को स्टडी करना चाहते हैं तो आप कोई भी लेक्चर मिस मत कीजिए, क्योंकि फिलॉसफी को जिस तरह से टीच किया जा रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही वेज में, वो बहुत ही रॉन्ग वे है। फिलॉसफी एक बहुत ही सीरियस डिसिप्लिन है, और यूट्यूब पर फिलॉसफी को सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियोस बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। और अगर आप कॉलेजेस में जाकर देखते हैं तो फिलॉसफी को सिर्फ एक हिस्ट्री की तरह टीच किया जा रहा है, एक हिस्ट्री की तरह पढ़ाया जा रहा है, जिसका एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। और अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें अभी तक एक्चुअल फिलॉसफी शुरू भी नहीं हुई है। अभी हम फिलॉसफर के जो आइडियाज़ हैं, जो उनकी लाइफ है, उनको स्टडी कर रहे हैं। इस सीरीज़ के बाद हम डिफरेंट टाइप के लॉजिक्स को स्टडी करेंगे। लॉजिक के भी कई सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे प्रोपोजिशनल लॉजिक है, क्वांटिफिकेशनल लॉजिक है, मोडाल लॉजिक है, पैरा कंसिस्टेंट लॉजिक है। ऑलमोस्ट 8 डिफरेंट टाइप के लॉजिक्स हैं जो आपको आने चाहिए। और उसके बाद हम इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको जो की कंसेप्ट्स हैं उनको क्लैरिफाई करते हैं, जैसे नेसेसिटी, कंटिंजेंसी, प्रोबेबिलिटी, कोजैलिटी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, इस तरह की बहुत से कंसेप्ट्स होते हैं जिनको बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड किया जाता है। और साथ ही मैथमेटिक्स की भी नीड होती है, उसमें मैथमेटिक्स से कुछ स्पेशल टॉपिक्स होते हैं जो आपको आने चाहिए। और उसके बाद हम सीखते हैं कि ये जो नॉलेज है इसको रियल प्रॉब्लम्स पे कैसे अप्लाई किया जाता है। साइंस, मैथमेटिक्स, लॉजिक, लैंग्वेज, ये जो भी फील्ड्स हैं, जितने भी फील्ड्स हैं, उनमें जो इश्यूज़ होते हैं उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए फ़िलॉसफी की नॉलेज का कैसे यूज़ किया जाता है। तो एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, और मैं बहुत जल्दी एक सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि फ़िलॉसफी का आज के टाइम में क्या कंट्रीब्यूशन है, और फिलॉसफी का यूज़ कहाँ हो रहा है और कैसे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि फ़िलॉसफी का एक्चुअल रोल क्या है, ठीक है, एक्चुअल रोल क्या है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आने वाली वीडियोस में जो वर्ड्स हैं, जो स्पेशल टर्म्स हैं, जैसे स्केप्टिसिज्म, रिलेटिविज्म, डायलैक्टिक, मोनिज्म, सेंस परसेप्शन, इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं वो डायरेक्टली यूज़ किए जाएंगे, और साथ ही नए वर्ड्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। हर वीडियो में ऑलमोस्ट 3 से 5 नए वर्ड्स होंगे। तो जो पहले वाले वर्ड्स हैं वो आगे चलेंगे, और आगे वाले जो वर्ड्स हैं उससे नेक्स्ट वीडियोस में चलते जाएंगे। तो अगर आप कोई भी लेक्चर मिस करते हैं तो आगे के टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आएंगे, आगे के टॉपिक्स आपको समझने बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।